खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। गहलोत सरकार 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को अपना बजट लेकर आने वाली है। यूनियन बजट के बाद अब सभी की उम्मीदें सरकार के बजट से है, लेकिन सरकार के बजट की उम्मीदें वर्गों से जुड़ी हुई भी है। जी हम बात कर रहे हैं आज अन्नदाता की। अन्नदाता जिनकी बदौलत हम खाना खा पाते हैं और जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत हमारे घरों में अन्न हमेशा रहता है। एक तरीके से आज उनसे बात करने की कोशिश उन्हीं के बीच में पहुंचकर की है फर्स्ट इंडिया के जरिए। हमारे साथ मौजूद है एग्रीकल्चर की तमाम स्टेक होल्डर्स भी और साथ ही युवा भी मौजूद है, किसान भी मौजूद है। एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन की क्या उपयोगिता है इसको बताने के लिए भी हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है। सभी से बारी बारी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ में ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी भी है जो कि समझ रखते हैं और पकड़ रखते हैं इस विषय पर अपनी खास। निर्मल जी, सरकार के बजट में यानी कि गहलोत की गठरी में इस बार अन्नदाता के लिए, किसान के लिए क्या खास हो सकता है, इसको लेकर की उम्मीदें बहुत है क्योंकि पिछली बार भी पहला कृषि बजट था, इस बार भी कृषि बजट है। सबसे पहले तो एक कमेंट इस कृषि बजट को लेकर और उनकी उम्मीदों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जाती, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपने जन्मदिन के अवसर पर बजट पर चर्चा के लिए खेत खलिहानों के बीच में, किसानों के बीच में, तो निश्चित तौर पर आपकी ऊर्जा भी काबिले तारीफ है। 10 फरवरी को निश्चित तौर पर जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो पिछले साल ही उन्होंने परंपरा शुरू की गई थी कि कृषि का बजट अलहदा होगा, अलग से पेश करेंगे। और देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो 8 करोड़ की जनसंख्या वाला राजस्थान, उसमें 6 करोड़ लोग सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि अब चुनावी साल भी है, दिसंबर में सरकार को जनता के बीच में जाना है और किसान तो एक ऐसा वर्ग है, एक दाता वर्ग है जिसने देश प्रदेश को, दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो सियासत इस बजट में भी देखने को मिलेगी, सियासी जादूगरी भी इस बजट में देखने को मिलेगी, लेकिन किसान इस बजट में सर्वोपरि रहना है, युवा इस बजट में सर्वोपरि रहना है। कि तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मुकेश बड़बड़वाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सोसाइटी के आप अध्यक्ष हैं, तमाम पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं, गोपाल जी निठारवाल साहब यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, सबसे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान को ऐसा क्या दिया जाएगा, किसान की ज़रूरत क्या होती है जयती, उसको सब्सिडाइज बिजली मिले, उसको समय पर पानी मिले, उसको उन्नत किस्म का खाद और बीज मिले, उसको जिस तरह से सोलर को लेकर के सरकार, केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम करती रही, तो उनको सोलर के ऊपर किस तरह की सब्सिडी दी जानी है वो मिले। एमएसपी पे उसकी खरीद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समुचित उसकी खरीद हो। बाजरे की खरीद जैसे जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला कि नहीं मिल रही है, जबकि बाजरा ओपन मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा था, लेकिन किसान उसको 1500 से लेकर 2500 रुपये कुंटल में बेचने को मजबूर है। तो किसान दाता रहा है, हमेशा उसका हाथ यूं रहा है, उसने कभी अपने हाथ को ऐसे नहीं किया। तो इनका हाथ यूं ही रहे, इनके कंधे मजबूत हों, इसके लिए सरकार को निश्चित तौर पर काम करना होगा और इस बजट में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल निर्मल जी, आपने ठीक कहा क्योंकि हमेशा दिया ही है और इस बार मांगने की जब बारी आई है तो पिछली बार क्या बात करते हैं। सबसे पहले किसान हमारे साथ कुछ मौजूद है, हमारे साथ रमेश जी मूल मौजूद है। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। मैं चाहूंगी कि आप माइक लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि बतौर किसान दिन भर आपका एक पूरे दिन भर की दिनचर्या में अधिकांश समय तो खेत खलिहानों में गुजरता है। पिछली बार भी गहलोत सरकार की ओर से एक अलग से कृषि बजट की पहल की गई थी और इस बार भी कृषि बजट आने वाला है। सबसे पहले तो पिछली उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई और इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? पिछली उम्मीदें तो काफ़ी हो गई लेकिन पूरी न हो पाई। अब की बार की उम्मीदें देखे होती है नहीं होती। देखिए निर्मल जी, काम जितना करते हैं खेतों में उतने ही शायद भाव की कमी नहीं है, लेकिन बात अब करते हैं क्योंकि बहुत सारे युवा भी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि इस पूरे एग्रीकल्चर की इस दौर में जब हम चाहते हैं कि हमें उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं मिले, हम चाहते हैं कि हमको ऐसी सब्जी मिले जो कि केमिकल से बनी हुई ना हो, जिसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ ना किए गए हो, लेकिन इसमें सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? सरकार को क्या आवाज़ अपनी पहुँचाना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मेरा नाम महेंद्र है और जैसे आपने कहा कि सरकार से क्या उम्मीदें हैं और जिससे कि हमको जो है वो बिना केमिकल फ्री जो है वो अपने को फूड मिले, तो उसके लिए यही है कि सरकार को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इस पे जोर देना चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वो सब्सिडी देनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा क्या हो कि किसान को सीधे तौर पर जब अगर वो फसल पैदा करता है, पैदावार उसकी हो रही है, सीधा बीच में कोई बिचौलिया ना हो, बाजार में जाए, उसको उन्नत किस्म के बीज, खाद उसको समय पर उपलब्ध हो, ऐसा क्या इस तरह का माहौल अभी है और नहीं है? तो इस बजट में आप क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा कुछ घोषणा करें जो ये सब पूरी हो, किसान की मुरादें पूरी हों? एक तो एमएसपी पे गारंटी मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार भी नहीं दे पाई है, तो उम्मीद है कि गहलोत सरकार जो है एमएसपी के ऊपर कुछ सख्त कानून लेकर आएगी जिससे किसानों को कम से कम मिनिमम तो मिलना ही चाहिए, एमएसपी पे गारंटी मिलनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ केसर लाल जी इस समय मौजूद है। केसर लाल जी, एक ज़माना हो गया, आप तो कई दशकों से देख रहे हैं खेती किसानी,
बजट आने वाला है, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर अपनी जादुई छड़ी वहाँ घुमाते दिखेंगे, अपना पिटारा भी खोलेंगे और चूंकि दिसंबर में चुनाव भी होने हैं, क्या लगता है कि इस बार तो किसानों को जम करके मिलेगा, छप्पर फाड़ करके मिलेगा? वो तो बजट में आने के बाद ही पता चलेगा कि छप्पर फटा है या क्या फटा है। लेकिन मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, उनसे ये चाहता हूँ कि किसान के सब को फसल पैदा करने में सबसे ज़्यादा खर्चा बीज, खाद और बिजली का आता है। बिजली में सरकार अभी सब्सिडी दे रही है, तो उस सब्सिडी को थोड़ी बढ़ाएं और खाद और बीज के ऊपर भी सब्सिडी दें, जिससे ताकि किसान को फसल पैदा करने में उसका खाद और बीज पर सब्सिडी दें। हमारे साथ अनुष्का है, देखिए अनुष्का से बात करने की कोशिश करेंगे। जयती, ये किसान की बेटी है और बड़ी बात देखो कि किसान जब से उपेक्षित हुआ है उसको वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे, उसको प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना पड़ रहा है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी ओलावृष्टि होती है। अनुष्का ने अपना फील्ड इसीलिए चुना, किसान की बेटी ने, कि वो एक बॉटनी के अंदर पीएचडी कर रही हैं आप। अनुष्का, पहली बात तो ये फील्ड क्यों चुना, और अब सूबे के मुखिया कहते हैं कि किसानों के कंधे पे हमेशा हाथ रखते हैं, गिरदावरी की भी उन्होंने भी घोषणा की पिछले दिनों ओलावृष्टि को लेकर। क्या लगता है बजट के अंदर कि इस तरह की भी कोई एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इस तरह के प्रावधान करने चाहिए कि जो युवा, शिक्षित युवा जो वापस खेती किसानी की तरफ लौटना चाहता है, तो उसके पढ़ाई के लिए तो किस तरह की सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, या फिर खेती किसानी से जोड़ने के लिए युवाओं को क्या इस तरह की कोई घोषणा है, प्रावधान की आप उम्मीद करते हैं या होना चाहिए आपकी तरफ से? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हमारे जैसे कि बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी ऐसे जैसे कि अभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी फसल ख़राब हो जाती है। तो मौसम की मार से अलग अलग समय आपको जूझना पड़ता है। हमारे साथ में इस वक्त मुकेश बड़बड़वाल जी भी है, आप प्रदेशाध्यक्ष ट्रांसपोर्ट वेलफेयर सोसाइटी के। सर, कृषि का और ट्रांसपोर्ट का एक अलग रिश्ता रहा है। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि खेत खलिहानों में बैलों से फसल को उनकी हेल्प के जरिए उनको उगाया जाता था, लेकिन अब तो नई तकनीकें रोज़ाना विकसित हो रही है, ऐसे ट्रांसपोर्ट भी बन रहे हैं जो कि विकसित। बजट से ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर किस तरह से जुड़ा हुआ है और आपको उम्मीदें क्या है इस बार? उम्मीद पिछली बार से ही हमें है कि किसान को के लिए अलग से बजट पेश किया गया। हम भी उसी उम्मीद पे हैं कि ट्रांसपोर्ट का भी एक अलग से बजट पेश होना चाहिए था, और क्योंकि किसान और ट्रांसपोर्ट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के पास जैसे जैसे पानी की कमी हुई, ट्रांसपोर्ट में लोग जुड़ते गए, और किसान को जो शुरुआत होती है और अंतिम तक जो अभी आपने बताया अन्नदाता हैं, और आपकी थाली तक अगर खाना पहुंचता है, तो आपको कोरोना काल का याद भी होगा कि सब कुछ बंद हो गया था और सब घरों में कैद हो गए थे। उस समय अगर चल रहा था तो वो ट्रांसपोर्ट था, वो ट्रक ड्राइवर थे, वो ट्रांसपोर्टर थे, वो बिना चिंता के किसान की भी चिंता कर रहे थे और आपकी भी चिंता कर रहे थे। अच्छा, गोपाल जी भी यहाँ हैं। गोपाल जी, आपसे पूछने चाहेंगे कि बजट में किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि जहाँ किसान के पास ज़मीन है तो देखा पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली पानी की कहीं व्यवस्था है तो उसके पास उतनी ज़मीन नहीं है। ज़मीन का उपजाऊपन बना रहे, सरकार की तरफ से बिजली पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, और खाद बीज को लेकर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इस बजट में किस तरह की उम्मीदें आप सरकार से रखते हैं? बढ़िया कंपनी के खाद बीज होने चाहिए, और उस पर सब्सिडी की व्यवस्था है जो नहीं है अभी तक, तो उम्मीद है कि आगे इसमें कुछ संशोधन करे सरकार। तो किसान के पास हर तरह की समस्याएं रहती है, कभी बाढ़ बरसात ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी नुकसान होता है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है उससे नुकसान होता है। अच्छा, देवेंद्र जी साथ में। देवेंद्र जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप तो पूर्व सरपंच भी रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार बजट में ऐसा, चूँकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये तो सियासत है, तो निश्चित तौर पर इस बार पिटारे से बहुत कुछ निकलेगा, सौगातों की बौछार होगी, लेकिन उसमें किसान कहाँ होगा और किसान की ज़रूरतें किस तरह रहेंगी जिनको फुलफिल किया जाएगा इस बजट के अंदर? देखो, सबसे मेन बात तो ये है कि जो भी बजट घोषणाएं हैं वह धरातल पर सही सही उतरनी चाहिए। आज दिन तक जो भी घोषणाएं होती है वो पूरी धरातल पर नहीं उतरती है, तो उसका लॉस किसान को ही होता है। अब किसान की मेन जो समस्या है वो है पानी की। तो यहाँ पास में ही काड़क बांध है, रामगढ़ बांध है, तो नदियों से पानी ला के सबसे पहले तो उसको भरा जाए, जिससे किसानों को और पीने की दोनों समस्या खत्म हो। दूसरी बात है कि जो भी अभी ये छोटे और बड़े किसान की जो भी इन्होंने ये पार्ट रखा है, अभी मेरे खुद के पोलिया हाउस पास हुआ है तो उसमें सब्सिडी 50%, छोटे किसान को 70%। तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी 10 लाख का लॉस तो अभी हो रहा है, तो उसको लगाने में तो किसान तो पैदा ही करेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। दूसरी बात, कोई भी जैसे अभी नरेगा है, नरेगा को एग्रीकल्चर से जोड़ा है, तो उसमें क्या है कि मेड़बंदी के लिए नरेगा के वो लगाते हैं मजदूर, छोटे किसानों को है। छोटे किसान के पास 2 बीघा जमीन हो, बेचारा मेड़ में पूरी जमीन दबा देगा, खेती कहाँ करेगा? बिल्कुल लिबरल जी, देखिए उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक और जैविक खेती, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौक़ों पर कई मंचों से कह चुके हैं कि इस बार मिलेट्स को हम लगातार
मिलेट्स का जिक्र करें। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, जिसे अगर अपनी थाली में इस्तेमाल हम करेंगे तो यकीनन हमारी जीवन शैली भी उससे बढ़ेगी और किसानों को भी फायदा होगा जो उसका उत्पादन करते हैं। हमारे साथ में और भी किसान हैं, क्योंकि अनुभव की दृष्टि से इनसे बात करेंगे तो पता लग पाएगा कि पहले और अब में क्या अंतर है। हमारे साथ में शीतरमल जी है। एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खेती करते हुए गुजरा होगा, ऐसा देख के आपको प्रतीत होता है, जिस तरह से जिस शान के साथ आप खेत में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि पहले की किसानी में और अब की किसानी में क्या सबसे पहले फर्क है, और उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी। पहली दिक्कत तो यही है, पहली बरदा सू खेती कर बोक रहे जा, हल जोत बोक रहे जा, सारा काम बोक रहे जा। अब उस टाइम में चारा खूब पैदा था, जो बैला ने हाल बोक रहे जा, बोक रहे जा। अब रही बात या ट्रैक्टर लिया या साधन कर लिया तो हमें तो खर्चो गो पिलाऊ काटा ना, पिलाऊ 1 बीघा पिलाऊ में कम से कम 500 रुपये खर्च हो। राज्य सरकार के बजट से आप क्या अपेक्षा रखते हैं तो बताएं सीधे तौर पे। राज्य सरकार से हमारे एक तो क्या सब्सिडी जो मिलती है ना, वो भी सरलीकरण नहीं है। जो हमारे गाँव के किसान हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो बेचारे राउंड पे राउंड लगाते रहते हैं। उनको थोड़ा जो भी सब्सिडी है हमारे राज्य सरकार की वजह से, तो उसको थोड़ा सरलीकरण करें जो किसान को मिल सके। वो क्या कि जो लोग ज़्यादा समझते हैं ना, और सरकार के नुमाइंदे होते हैं ना, वो आपके जो पर्सनल आदमी होते हैं ना, उनको तो दे दी जाती है और आम आदमी तक पहुँचती नहीं। चलिए, मतलब आपको लगता है सब्सिडी सब तक नहीं पहुँच पाती। मैं एक बार जगदीश जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। निठारवाल साहब, एक बार माइक लीजिए अपने हाथ में और आप ये बताओ, आज अपन खेत में बैठे हैं, जिसका अपन खा रहे हैं उसी ज़मीन में बैठे हैं, मां अन्नपूर्णा के उसमें अपन तो आंचल में बैठे हुए हैं। किस तरह की ज़रूरत आपको इस बजट से है कि आपको लगता है जो मिलना चाहिए? बजट में तो घोषणा होती है, मिलता कुछ नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कि जितनी भी घोषणा होती है ना, वो धरातल पर जो उसका हकदार है ना, उसके पास नहीं पहुंचती वो कभी भी। 100 आदमियों के लिए कोई घोषणा होती है तो वो 10 के पास पहुंचती है, 90 के पास नहीं पहुंचती। तो जितनी भी घोषणा हो, जो भी घोषणा हो सरकार की तरफ से, वो धरातल पर उतरे, आप तक वो पहुंचे। लेकिन किस तरह की और जरूरतें हैं, जो मांगे हैं, जो आप चाहते हैं कि सरकार इस बजट में, कृषि बजट में आपको दे? एक तो सब्सिडी का सरलीकरण होना चाहिए। सब्सिडी का सरलीकरण, जी। दूसरा, जो जैविक उत्पादन और जैविकता की जो खेती है, उस पे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिले, उस पे सब्सिडी ज्यादा मिले, उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करे। जी जगदीश। अच्छा मुकेश, एक बार मैं दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। बड़ी बात यह है कि डीजल महंगा है, 93 रुपये लीटर से ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा में और हमारे यहाँ 10 से 12 रुपये का वेरिएशन है पड़ोसी राज्यों से। जब किसान को अपनी पैदावार को मंडी तक ले जाना है, एमएसपी पे बेचने जाता है, तो उसको मंडी तक तो जाना ही पड़ेगा। और आजकल तो ऊँट गाड़ी और बैलगाड़ी का तो जमाना रहा नहीं, तो आज किसान या तो ट्रैक्टर लेके जाता है या कोई बड़ा साधन लेके जाता है, ट्रक लेके जाता है। क्या लगता है कि डीजल को लेकर के भी सरकार को, खासकर किसानों को लेकर के, कोई सब्सिडी देने की ज़रूरत है क्या? नंबर 1। नंबर 2, किसान को कितनी समस्या होती है अपनी पैदावार को वहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि हर किसान तो इस बात के लिए बिल्कुल इतना सक्षम नहीं है कि उसके पास, हर एक किसान के पास ही ट्रैक्टर भी होगा, हर एक किसान के पास ही ट्रक होगा। बड़ी समस्या डीजल को लेके है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जिसमें मैंने बात की थी, उसमें बड़ा पहलू है डीजल का। अपने पड़ोसी राज्य जो है गुजरात और हरियाणा, वहाँ से यहाँ पे डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी पड़ती है। हम कोशिश ये करते हैं किसान को फ़ायदा पहुँचे, तो हम खुद भी डीजल जो है हरियाणा और गुजरात से लेते हैं। लेकिन वो कॉस्ट कर सकते हैं हम जब राजस्थान से बाहर इनका माल जाए। यहाँ जब ये माल भेजते हैं और यहाँ जो खेती करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट है वो डीजल की वजह से बहुत महंगी पड़ रही है। मैंने पहले भी बताया था, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम किसान और ट्रांसपोर्टेशन दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर रुकने एक छोटे से विराम के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अन्नदाता से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस बार के बजट में अन्नदाता को क्या उम्मीदें हैं और गहलोत सरकार की गठरी से क्या कुछ मिल सकता है अन्नदाता को, इसकी बात कर रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि जब अंतिम एक बार पूरा रिवाइज किया जाएगा तो संभवतः यहाँ से जो मांगे हैं वो पहुँच भी सकती है। हमारे साथ में यहाँ पर अन्नदाता भी है, युवा भी हैं और तमाम जो अलग अलग कृषि सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। राहुल मेरे साथ में यहाँ पर है। राहुल, युवा है आप और कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं आजकल के युवा तलाशते हैं। उनको लगता है कि टिपिकल खेती नहीं रही कि खेत में गए, हल जोता और उसको बेचने चले गए और पैसे कमाए। इसमें बहुत संभावना है। इस बार के बजट में कृषि को लेकर के, क्षेत्र को लेकर, रोजगार की कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही है और मांग क्या करते हैं इसको लेकर? अशोक गहलोत जी को जादूगर कहते हैं राजस्थान का।
वो जब भी बजट लेके आते हैं कुछ ना कुछ नया निकालते हैं, जैसे चिरंजीवी जैसी योजना, युवा मित्र जैसी योजना। तो कृषि और पशुपालन क्या है कि दो समांतर चलने वाला जीवन है। तो इन जैसे केंद्र सरकार ने भी पशुपालन पे सब्सिडी स्टार्ट की है इस बार के बजट नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम भी चाहते हैं कि पशुपालन पे बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को पशुपालन जैसे सब्सिडी देके, जैसे पशुपालन के जैसे गौशाला टाइप की इस तरह की खुलनी चाहिए। गौशालाओं के लिए तो कई बातें वो करते भी हैं, कई करते भी हैं, लेकिन गौशाला तो क्या है कि चलो गाय दूध नहीं देती, 2100 रुपये दिए गौशाला में छोड़ा है उसको, वो वाला नहीं। दूध उत्पादन के लिए जैसे सेंटर बनने चाहिए। और उसके साथ कृषि में जैसे युवा मित्र, अभी जितनी भी स्कीम है, चिरंजीवी है, इन सब की गांव शहर वार्ड तक पहुंच के लोग बच्चे बता रहे हैं उनको जो जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि चौपाल टाइप, जैसे कि कृषि, किसान और सरकार की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्कीमों की बातचीत बहुत होती है। और एक बार आपसे सवाल मेरा है जगदीश जी, आप मेरे को बताइए कि किसान सम्मान निधि की प्रधानमंत्री की ओर से 500 रुपए की किश्त हर महीने आपको मिलती है? ये जी मदद नहीं कहीं करे, काश्तकार तो सबसे ज़्यादा मदद करे। क्यों दाव सीढ़ी पे बैठते पानी को नहीं मिले, खर्चो लागे, उखाड़ी भी करे, काश्तकार सारी रात को उखाड़ी करे, उनका मायने उखाड़ी करे यार दाव लागी और फिर सब्सिडी में निकाल सहायता निकाल करे जी। कहने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि जब भी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल का खराबा हो तो सरकार को आके किसान के कंधे पे जैसे ही हाथ रखना चाहिए, उसको पर्याप्त मुआवजा मिले। देखिए इसके लिए हुआ है जगदीश जी, मैं बताऊं आपको, अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरदावरी की घोषणा की जहाँ जहाँ ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। देखिए बड़ी बात राहुल की थी जयती, मैं इसलिए बीच में कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि कृषि मित्र होना चाहिए। यानी कि अब तक क्या होता है, किसान बीज लाने से, खाद लाने से, फसल की बुआई, कटाई, छंगाई, नलाई, तमाम जो भी काम कर रहा है, और अपनी पैदावार होने के बाद जब मंडी तक जाता है तो हर जगह उसको बिचौलिए का सामना करना पड़ता है। जब वो खाद लेना जाता है तो उसको खाद नहीं मिलता पर्याप्त उस दुकान पर, बीज लेना जाता है तो उन्नत किस्म का बीज नहीं मिलता उसको। तो उसके लिए बढ़िया क्या है कि बहुत अच्छी बात है कि कृषि मित्र, और मैं तो सरकार से आग्रह करना चाहूँगा इन तमाम किसानों की तरफ से कि कृषि मित्र योजना को लागू किया जाए हर सेंटर पर, कुछ दूरी पर। जब आपने जिस तरह से अगर इसको आप ग्राम सेवा सहकारी समितियों से भी जोड़ा जा सकता है, हर GSS के स्तर पर 5 से 10 ऐसे कृषि मित्र हों जो किसानों के बीच में जाएं। सरकार की तमाम जो योजनाएं, जहाँ जहाँ सब्सिडी मिलती है, किस सेंटर पे खाद मिलेगा, कहाँ बीज मिलेगा, कौन सा बीज और कौन सी मिट्टी, क्योंकि मृदा संरक्षण की हम बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो पता है कि काली मिट्टी में कैसी फसल होगी, दोमट मिट्टी में कैसी फसल होगी, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखें। कृषि मित्र वो तमाम चीज़ें बताए कि किसान को कहाँ से बीज लेना है, कहाँ से उसको खाद मिलेगा, कितना पानी देना चाहिए, पेस्टिसाइड कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सी फसल में कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, सरकार का ऐसा कौन सा दफ्तर में जिसमें जाके वो दरखास्त लगाए कि मेरी फसल खराब होगी तो मेरे को इसका मुआवजा मिले। बहुत अच्छी बात है, और निश्चित तौर पर हम प्रयास ये करेंगे कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे भी। और जब सरकार हमारे पूरे इस प्रोग्राम को जब सरकार के नुमाइंदे देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर बजट में इसके रिफ्लेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। और पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरह की घोषणा भी करेगी बजट में कि कोई कृषि मित्र का जो व्यवस्था है, जो एक प्रणाली है, उसको लागू किया जाए। जय जी। बिल्कुल निर्मल जी, आपने ठीक कहा। और देखिए क्योंकि राहुल ने जिस तरह से कहा, राहुल के लिए तो दोहरा धमाका ही बजट हो सकता है, क्योंकि युवाओं के लिए भी बजट है और आप कृषि से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन एक और सवाल, ERCP को लेकर एक मुद्दा है कि सरकार लगातार मांग कर रही है, हर मन से कहा गया है कि ERCP को आप राष्ट्रीय क्या योजना घोषित कर दिया जाए, परियोजना घोषित कर दिया जाए, जिसका लाभ फिर 13 जिलों को मिलेगा। पानी से जुड़ा हुआ है, सिंचाई में अगर ERCP की मांग आप भी रखते हैं तो एक शब्द इस ERCP के लिए आप भी कहिए और बताइए कि अगर ERCP राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है तो कितना फायदा आपको मिलेगा? अगर ERCP राष्ट्रीय परियोजना बनती है तो राजस्थान के लिए एक सुनहरा वो होगा। लेकिन ये चक्कर क्या हो रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाइयों के बीच में ये मुद्दा बस मुद्दा बन के रह गया। कभी ट्विटर पे ट्रेंड हो जाता है, कभी कैसे हो जाता है, तो बस चलता ही रहता है, इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। चलिए बाबूलाल जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स का जिक्र किया है, यानी कि मोटा अनाज। और मोटा अनाज जब राजस्थान में पैदावार की बात की जाती है तो बाजरा बहुतायत में होता है। लेकिन वही बात है जो कुल मिलाकर के सभी के जरिए सामने आई है कि बीज बोने से लेकर के जब मार्केट में लेकर जाया जाता है तो मात्र 50% ही उसको वापसी किसान ले पाता है, और उसके बाद में फिर इससे निराशा कहीं ना कहीं हाथ लगती है। लेकिन मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है 2023 को। आपको लगता है कि राजस्थान में मिलेट्स को लेकर आने वाले दिनों में नई संभावनाएं नजर आएगी और कुछ ना कुछ रोजगार भी इससे बढ़ेगा? क्योंकि जहां हम दूसरी खेती करते हैं वहां पर मिलेट्स बो दें तो मिलेट्स की क्योंकि मांग भी अभी ज़्यादा है।
बिल्कुल साहब, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये तो अपने पूर्वजों से ही मोटे अनाज के लिए, जैसे बाजरा की रोटी है, खिचड़ी है, दलिया है, ये शुरू से ही चला है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब इसको विश्व पटल पर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। पर इसमें किसानों को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा कि किसान इसके प्रोडक्ट बना के मार्केट में लाए। बिल्कुल। तो निर्मल जी, कुल मिलाकर के ये जो बजट है, इसमें 5 ऐसे पॉइंट्स आप दर्शकों को बता दीजिए जो कि किसानों के हित में रह सकते हैं प्रीवियस कृषि बजट को देखते हुए, और इस वाले बजट में क्योंकि सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा, चुनावी साल है, क्या खास रह सकता है अनुमानित तौर पर किसानों के लिए? देखिए जयती, चूंकि ये गहलोत सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका अंतिम पूर्ण बजट है, यहाँ तक कि अंतिम बजट है, क्योंकि दिसंबर में सरकार को जनता के बीच में जाना है। मैंने जैसा पहले ही कहा कि राजस्थान की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है या कृषि से जुड़ी हुई है किसी न किसी रूप में। तो निश्चित तौर पर कोई किसान है तो कोई किसान का बेटा है, कोई किसान से किसी तरह से जुड़ा हुआ है, कोई किसान को कुछ सप्लाई कर रहा है उसके खेत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट आने वाला है, इसका कम से कम 20% हिस्सा खेती और किसानी के ऊपर होगा पूरी तरह से। 20% हिस्से का मतलब है कम से कम यूँ मानिए, अगर 4 लाख करोड़ रुपए हम बजट का अगर अनुमान लगा रहे हैं, तो 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट का जो हिस्सा है वो किसानों पे फोकस रहने वाला है। किसानों को संपूर्ण बिजली मिले, समय पर बिजली मिले, पूरी बिजली मिले, इसके लिए सरकार एक नई बिजली कंपनी का गठन कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो कृषि मित्र की जिस तरह से अभी राहुल भी बात कर रहे थे, सरकार एक ऐसी योजना लेके आ रही है कि जिसमें किसान को किसी दूसरी जगह ना भटकना पड़े, किसी सूदखोर, किसी महाजन, किसी बिचौलिए, किसी आड़तिये के साथ उसका सामना ना हो। जो उसकी गाड़ी मेहनत की जो कमाई है उसमें से अपना हिस्सा लेता है, उससे बचत होगी। तीसरा, एक पूरी तरह से एक सिस्टम ऐसा लागू होने जा रहा है जिसकी पूरी उम्मीद है कि किसान को, अब तक क्या होता था कि मंडी तक जाने के बीच में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो पहली बार अब सरकार इस तरह की घोषणा करने जा रही है। तो एमएसपी का एक दायरा राजस्थान सरकार के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, इसमें केंद्र भी खरीद कराता है, राज्य भी खरीद कराता है, राज्य अपने स्तर पर भी खरीद करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने जा रहा है इस बजट में। इस तरह की घोषणा का पूरा उम्मीद की जा रही है। बिजली को लेकर मैंने कहा कि जो मुफ्त बिजली का जो दायरा है सरकार उसको बढ़ाने का भी इसमें प्रावधान कर सकती है। उसके अलावा जिस तरह से फसली, उसको ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाता है, यानी 1 लाख रुपए की उसकी सीलिंग होती है। अगर किसान को अपनी फसल बोनी है तो उसको 1 लाख रुपए तक का सहकारिता विभाग के माध्यम से बजट ऋण मिला करता था। और दीर्घकालीन जो कृषि ऋण होता है 20 वर्ष का होता है, जिसमें 20 लाख रुपए तक की सीलिंग होती है। किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर या किसी भी तरह का कृषि उपकरण उसको खरीदना चाहता है या खरीद सकता है, उसके लिए उसकी व्यवस्था होती है। इसका दायरा भी बढ़ाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। सरकार ने अब क्या हुआ, 17,000 करोड़ रुपए तक का इस तरह का जो ऋण था उसको बांटा गया था, ब्याज मुक्त फसली ऋण को, जो कि उसमें 10 लाख नए किसानों को भी जोड़ने की कोशिश की थी। इसका दायरा बढ़ाकर पहली बार 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है। तो निश्चित तौर पर यह बजट अन्नदाता को समर्पित होना है। इसको सरकार की सियासी मजबूरी कहें या सरकार का सियासी गणित या अन्नदाता के कंधे पर हाथ रखने की सरकार की योजना, इसको किसी भी रूप में लिया जा सकता है, लेकिन किसान इस बजट में फायदे में रहने वाला है। जयती, ये तय है। बिल्कुल निर्मल जी, और ये खुशी की बात है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी आबादी है जिनकी दिनचर्या शुरुआत होती है सुबह पानी देने से लेकर रात तक वो रखवाली करने को लेकर के, रखवाली जब तक करते हैं खेतों में ही डेरा डाल के सोते हैं। और ये तो अब हालांकि कम हुआ है शहरी वातावरण में, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पर जब मौजूद हैं तो एक अलग ही फीलिंग है इनके बीच पहुँचकर, स्टूडियो से अलग हटकर इनके बीच पहुँचकर। चलिए, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल निर्मल जी, तो बातें जो मुख्य तौर पर निकलकर सामने आई, बिजली, पानी, सब्सिडी, इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों से ही जो किसानी है, जो खेती है, लोगों की भी जुड़ी हुई है। अगर पानी सही समय पर और ठीक मात्रा में मिल पाएगा, बिजली सही समय पर आएगी, सब्सिडी का जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, तो यकीनन इनकी भी चेहरे पर जो खुशी है वो अभी नजर आ रही है, एक आशा को लेकर। वो बाद में बजट आने के बाद में पोस्ट बजट वो खुशी होगी। निर्मल जी, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए जयती, हर किसान ये चाहता है कि उसकी फसल महफूज हो, उसकी मेहनत जाया ना जाए, उसको वो सब मिले जिसकी उसको दरकार है, क्योंकि वो अपना सब कुछ समर्पित इस खेत खलिहान में कर देता है जिसके आज हम बैठे हुए हैं। दिन रात एक कर देता है। जब रात को उसको पानी मोड़ना होता है, ना सर्दी देखता ना गर्मी देखता। जब अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो उसको बड़ा मुश्किल, और उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं कि कैसे उसकी लहलाती फसल बर्बाद हो जाती है। तो निश्चित तौर पर गिरदावरी समय पर हो, प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हुआ है उसका पर्याप्त मुआवजा मिले, किसान के खेत तक पर्याप्त मात्रा में बिजली पहुँचे, पर्याप्त उसको पानी हो, भूजल के ऊपर उसकी जो निर्भरता है वो कम हो। सरकार नाडियाँ खुदवाने की जो बात है, बांधों में पानी लाने की बात है, नदियों को जो जोड़ने की बात है, उस पर हालांकि बहुत वृहद योजना इस तरह की होगी, लेकिन एआरसीपी का जो ताना बाना है वो कुछ इस तरह से ये कि हर खेत खलिहान तक, हर कंठ तक पानी पहुंचेगा। ये तमाम चीज़ें हों, उसको उन्नत खाद मिले, उसको उन्नत बीज मिले, उसको ये बातें बताई जाएंगी किस तरह से स्प्रिंकलर का यूज़ कहाँ होना चाहिए, बूंद बूंद सिंचाई उसको कहाँ पर करनी चाहिए। इजराइल की तकनीक की बात करते हैं। जब किसानों को यहाँ से दौरा करने इजराइल लेकर गए थे पूर्ववर्ती सरकार
सरकार भी लेकर गई थी। तो किस तरह से उन्नत खेती की तरफ बढ़ाया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करनी चाहिए। महेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक ऐसी सप्लाई चेन से खाद उसको किसान को जोड़ना चाहिए कि वो अपनी पैदावार के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण की तरफ भी वो जुड़े। इस तरह के रास्ते उसके लिख लें, उस तरह का बाजार उसके लिख ले, MSP तय होनी चाहिए, MRP तय होनी चाहिए, बहुत कुछ है। देखिए चर्चा जयती ये बहुत लंबी की जा सकती है क्योंकि ये तो दाता वर्ग है, इसके लिए तो जितना बोलो उतना कम है, लेकिन बिल्कुल उनका हक है। तो निश्चित तौर पर जब जादूगर अपना पिटारा 10 तारीख को खोलेंगे, 10 फरवरी को, तो किसान के लिए बहुत कुछ होगा, किसानों के हित में बहुत कुछ होगा। खेत खलिहान को महफूज और सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के प्रावधान है वो सामने आएंगे, क्योंकि सरकार की सियासी मजबूरी भी है, समय भी अनुकूल है। और निश्चित तौर पर देखिए जब किसान खेत में बैठा है तो उसकी उम्मीद तो यही करती है कि जो सूबे में जो सरकार है उसके कंधे पे हाथ रखे, उसको मजबूती दे, उसके साथ खड़ी हो जाए। बिल्कुल निर्मल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और उम्मीद यही करते हैं कि अन्नदाता और सरकार के बीच में एक जरिया बनने की कोशिश फर्स्ट इंडिया ने आज की है। उन्हीं के बीच में आकर यहाँ से आवाज़ जो है वो नुमाइंदों तक पहुँचेगी और उसके बाद में जो रिफ्लेक्शन है, जिस तरह से आपने कहा, बजट में ज़रूर नजर आएगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।